बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है, टूल्स ऑफ क्रिटिकल केयर। इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। इसके 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम इसी ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 इस लेक्चर के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेड साइड मॉनिटर्स पे हैं। आप लोगों ने देखे होंगे जब आप लोग हॉस्पिटल्स पे जाते हैं क्लिनिकल्स के लिए, तो वहाँ पे स्पेशली ICUs के अंदर जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स होते हैं वहाँ पे हर एक पेशेंट के बेड साइड पे एक मॉनिटर लगी हुई होती है। उस मॉनिटर के ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो आज हम ये मॉनिटर जो है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है एक पेशेंट की वो डिस्प्ले होती है और किस तरीके से डिस्प्ले होती है। देखिए लिखा है कि बेड साइड मॉनिटर जो होता है उसमें मेजर बॉडी फंक्शन जो है वो डिस्प्ले की जाती है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह या कंप्यूटर की जो मॉनिटर होती है उसकी तरह हमें नज़र आती है, और इसके ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो शो होते हैं। ये एक ऐसी मॉनिटरिंग टूल होती है कि इसके थ्रू हमें पेशेंट की जो बॉडी के अंदर उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ है उसकी एक कम्प्रिहेंसिव हमें जो है वो रीडिंग मिल जाती हैं। और इसमें होता क्या है कि पेशेंट के बॉडी के साथ इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगे होते हैं और सेंसर्स लगे होते हैं। उनके थ्रू पेशेंट जो है वो इस मॉनिटर के साथ उसको पेशेंट के बॉडी को कनेक्ट किया जाता है, और इस तरह हमें पेशेंट के बॉडी के अंदर उसकी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट के जो एक्टिविटीज़ है वो हमें डिस्प्ले होती हैं, जो कि चाहिए होती है, जो कि ज़रूरी होती है उस पेशेंट के जो उसकी एक्चुअली जो कंडीशन है उस कंडीशन को एसेस करने के लिए। लिखा है कि ये जो मॉनिटर होती है इसके ऊपर हमें हार्ट की एक्टिविटी जो है वो शो होती हैं। EKG ECG इसके लाइनिंग हमें मिल जाते हैं, उसके थ्रू हमें हार्ट की जो एक्टिविटी है उसका पता चल जाता है। रेस्पिरेटरी रेट यानी ब्रीथिंग जो है वो हम इस मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर हम की जो है रीडिंग है वो हमें मिल जाती है। बॉडी टेम्परेचर जो है उसकी रीडिंग मिल जाती है। कार्डिक आउटपुट और जो सेचुरेशन होती है कि ब्लड में कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की है और कितनी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की है, इन सब का हमें मॉनिटर के ऊपर ये जितने भी पैरामीटर्स है ये डिस्प्ले होते हैं, और मॉनिटर के थ्रू हम पेशेंट के बॉडी के अंदर ये जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं इनको मॉनिटर करते हैं। ICU के अंदर जितने भी पेशेंट के बेड होते हैं उनके साथ उनका एक फिजियोलॉजी मॉनिटर जो है वो लगा हुआ होता है। और फिर जो मेन नर्सिंग काउंटर होती है, मेन नर्सिंग स्टेशन जो होती है, वहाँ पे एक बड़ा मॉनिटर लगा होता है, एक बड़ा स्क्रीन। वो उस ICU के अंदर जितने भी बेड है और उन बेड के साथ जो पेशेंट के साथ मॉनिटर अटैच्ड है वो सारे फिर उस एक बड़े स्क्रीन के अंदर काउंटर के ऊपर जो मेन काउंटर होता है नर्सिंग उसके ऊपर शो हो रहे होते हैं, ताकि वहाँ पे बैठे जो स्टाफ है उनको वहाँ पे बैठे ही पेशेंट के बेड साइड पे जो मॉनिटर है उनकी रीडिंग वहाँ पे डिस्प्ले हो सके। पर्पस क्या होता है ये जो मॉनिटर्स लगे होते हैं इनका, तो लिखा है कि बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको अगर एक डॉक्टर मेजर करना चाहता है, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो इन सब को मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर जो है वो पेशेंट के बॉडी के साथ फिजियोलॉजिकल मॉनिटर अटैच की जाती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शंस जो है उनको भी इस मॉनिटर के ऊपर स्टडी किया जा सकता है, जैसे कि केपनोग्राफी हो गया, ऑक्सीमेट्री हो गया। केपनोग्राफी मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल होती है उसकी जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू हम उसको चेक करते हैं तो उसको केपनोग्राफी कहते हैं। ऑक्सीमेट्री यानी ऑक्सीजन के लेवल को हम देख सकते हैं। हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जो है उसकी जो रीडिंग है वो भी हमें मिल सकती है, जैसे कि ECG की हमें वो जो वेव है वो मिल जाते हैं। इसी तरह जो EEG होता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, इसकी भी हमें रीडिंग जो है वो डिस्प्ले हो सकती है। यानी मॉनिटर के ऊपर ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है उसको भी डिस्प्ले किया जा सकता है। इसके अलावा सर्टेन सिचुएशंस के अंदर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के जो रीडिंग्स है उनको भी मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है। ये जो बेड साइड मॉनिटर्स होते हैं इनके साथ साथ अलार्म्स जो है वो लगे हुए होते हैं। किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है उसमें अगर उतार चढ़ाव आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो उस टाइम वो मॉनिटर जो है उसके ऊपर अलार्मिंग होती हैं। उस अलार्मिंग के थ्रू एक मेडिकल प्रोफेशनल, एक नर्स, एक डॉक्टर जो है उनको
अटेंशन वो हो जाते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि कोई बॉडी फंक्शन जो है वो अटेंशन मांग रही है, कोई मसला जो है वो आ चुका है, उनको पता चल जाता है। यहाँ पे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब एक पेशेंट के साथ फिजियोलॉजिकल मॉनिटर जो है वो अटैच्ड होती है, तो उस टाइम एज ए नर्स आपने उसके जो कनेक्शंस हैं उनको प्रॉपरली चेक करना है ताकि सारे कनेक्शंस ठीक हो, ताकि आपको डिज़ायर्ड रीडिंग जो है वो सही तरीके से एक्यूरेटली मिल सके। और इसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए किसी रीडिंग में, अलार्म के थ्रू आपको पता चल जाए, तो उस टाइम आपने जो उस पेशेंट का स्पेसिफिक डॉक्टर होता है तो उसको आपने जल्दी से इन्फॉर्म करना होता है ताकि उसमें जो अनस्टेबिलिटी आ रही है उसके लिए कोई एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग है, सीवीपी जो है, उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि सीवीपी जो होता है उसके थ्रू बेसिकली हम जो वेना केवा के अंदर जो राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर होता है उसको मेजर कर रहे होते हैं। इससे हमें राइट वेंट्रिकल जो है उसका फंक्शन किस तरह चल रहा है उसका पता चल जाता है। वेनस ब्लड रिटर्न जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ, जो बॉडी से जो वेनस रिटर्न होती है, ब्लड राइट हार्ट की तरफ आती है, उसकी लेवल जो है वो कितनी है, फ्लूइड जो है उसकी बैलेंस कितनी है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल वेनस लाइन जो है वो पास करते हैं, और इसके थ्रू हम वो सीवीपी जो है सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो देख रहे होते हैं। लिखा है the CVP can be continuously measured by connecting either a catheter positioned in the vena cava or to the proximal port of the pulmonary artery catheter to a pressure monitoring system। या तो इस तरह किया जाता है कि वेना केवा के अंदर जो है कैथेटर को पोजीशन किया जाता है, या फिर अगर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर पास की हुई है तो उसका जो प्रोक्सिमल पोर्ट होता है वहाँ पे इसको पोजीशन किया जा सकता है, और फिर जब प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे हम उस प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर वेव फॉर्म, यहाँ पे आप लोगों को ईसीजी के साथ कंपेयर किया गया है, जो सेंट्रल वेनस प्रेशर की जो ट्रेसिंग होती है उसको। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख ले, पहले ईसीजी वाली जो ट्रेसिंग है उसको देख ले। ईसीजी में आप लोगों को पता है कि पी वेव कब जनरेट होती है, जब एट्रियल कंट्रक्शन होती है। एट्रिया की जब कंट्रक्शन होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो उस टाइम पी वेव जो है वो बन जाती है। इसके बाद जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है, यानी वेंट्रिकल्स की जब कंट्रक्शन होती है, तो उस टाइम क्यूआरएस कम्प्लेक्स वेव बनते हैं। उसके बाद जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होती है, यानी वेंट्रिकल्स की जो है वो रिलैक्सेशन हो रही होती है, तो उस टाइम टी वेव जो है वो जनरेट होती है। अब यहाँ पे जो सीवीपी के जो ट्रेसिंग है इनको आप लोग देख ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एमसीक्यूज जो है वो आ जाते हैं पेपर में, और फिर आप लोगों को याद नहीं होता क्योंकि आप लोगों ने इसको सिर्फ एक डायग्राम के तौर पे देखा होता है और स्किप किया होता है। तो यहाँ पे देख ले इसको कि फर्स्ट वन जो है, पहले आप लोग ये याद रखिए कि जो सीवीपी यानी जो जुगुलर वेनस वेव फॉर्म होती है, इसको हम जुगुलर वेनस वेव फॉर्म कहते हैं। ये जो वेव फॉर्म होती है ACX, V और Y, इसमें बेसिकली तीन जो है वो पॉजिटिव वेव फॉर्म होती है और दो जो है वो डिसेंट होती है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ये ए है, सी है और वी है, ये पॉजिटिव है, यानी जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये पॉजिटिव वेव जो है वो जनरेट होते हैं, और ये एक्स और वाई जो है ये दो डिसेंट होते हैं। प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो ये जो टू वेव है ये जनरेट होते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो ए वेव है, ए वेव एट्रियल कंट्रक्शन जब होती हैं तो उस दौरान ये ए वेव जो है ये जनरेट होती है, यानी जस्ट आफ्टर पी वेव जो है ये शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख ले, जस्ट आफ्टर पी वेव जो है वो ए वेव शुरू हो जाती है, ये जनरेट होती है। अब यहाँ पे जो राइट एट्रियम है उसकी जब कंट्रक्शन होती है तो ए वेव जो है वो बन जाती है, और यहाँ पे अगर इस तरह हो जाता है कि राइट एट्रियम के अंदर जब राइट एट्रियम की कंट्रक्शन होती है तो जाहिर सी बात है राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होती है, तो जब प्रेशर इंक्रीज होती है तो उस टाइम क्या होता है, ए वेव जो है वो जनरेट होती है। अब कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जैसा कि एट्रियल फिब्रिलेशन अगर है, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो इरेगुलर रिदम है राइट एट्रियम के अंदर, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन अगर है, तो उस टाइम ये ए वेव जो है ये एब्सेंट होती है। मे भी आप लोगों से एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा सकती है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें जो जुगुलर ड्रेसिंग है उसमें जो ए वेव है वो एब्सेंट होती है। तो आप लोगों को याद हो कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर वो इसलिए क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर वो इतनी तेज़ी के साथ कंट्रक्शन होती है कि उसकी कोई काउंट ही नहीं होती,
तो इस वजह से सही प्रेशर जो है वो नहीं बन पाती, तो इसलिए ये जो ए वेव है ये वहाँ पे एब्सेंट होती है। इसके बाद जो सी वेव है, सी वेव कब बनती है? जब वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन होती है तो उस टाइम सी वेव बनते हैं। और ये जो क्यू आर एस होती है उसके बिल्कुल उसके ड्यूरिंगली, ये देख ले, क्यू आर एस के ड्यूरिंगली, क्यू आर एस के ख़त्म होने के बाद नहीं बल्कि इसके दरमियान जो है ये सी वेव जो है ये स्टार्ट हो जाती हैं। और ये किस लिए होती है? जब ट्राइकास्पिड वाल्व जो है उसकी जब बल्जिंग होती है राइट एट्रियम के अंदर, जाहिर सी बात है कि जब राइट वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट होता है तो राइट जो साइड में जो वाल्व है जिसको हम ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं वो राइट एट्रियम के अंदर बल्ज हो जाता है। जब वो ऊपर की तरफ बल्ज हो जाता है तो उस टाइम ये सी वेव जो है उसके ऊपर की तरफ बल्जिंग, एट्रिया के अंदर बल्जिंग की होने की वजह से बनती है। उसके बाद ये जो एक्स डिसेंट वेव है ये एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से, यानी एट्रियल रिलैक्सेशन जब होती है तो प्रेशर डिक्रीज होती है, तो ये उस टाइम जो है वो बन जाती हैं। अब सी वेव के बाद एक्स वेव जो है ये शुरू होती हैं। इस दौरान एट्रियल रिलैक्सेशन हो रही होती हैं और एट्रियल रिलैक्सेशन के दौरान बेसिकली होता क्या है, जो ट्राइकास्पिड वाल्व है उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। उसकी जब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो उस वजह से एट्रिया के अंदर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स डिसेंट वेव जो है वो बन जाती हैं। इसके बाद जो वी वेव है वो वेनस फिलिंग की वजह से होती हैं। यहाँ पे देख ले, ये जो टी वेव है उसके जो है वो टी वेव के नियरली जो है वो वी वेव स्टार्ट होता है। इस दौरान बेसिकली होता क्या है कि राइट एट्रियम जो है उसकी फिलिंग हो रही होती है और ट्राइकास्पिड वाल्व जो है वो क्लोज होता है इस दौरान, और वेनस ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ, राइट हार्ट की तरफ आ जाती है। ट्राइकास्पिड वाल्व क्लोज होता है और ब्लड जो है वो उसमें जा रही होती है राइट एट्रियम के अंदर, तो उस टाइम प्रेशर इंक्रीज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे वी वेव जो है वो बन रही होती है। और यहाँ पे ये बात याद रखें कि जब भी ट्राइकास्पिड वाल्व रीगर्जाइटेशन का प्रॉब्लम होता है किसी पेशेंट को, तो उस टाइम ये वी वेव जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। वो किस लिए? आप लोगों को पता है कि ट्राइकास्पिड वाल्व रीगर्जाइटेशन किसे कहते हैं? ये एक ऐसी रीगर्जाइटेशन की बात जब भी आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वेन में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से वो सही तरीके से क्लोज नहीं हो रही, तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्राइकास्पिड वाल्व रीगर्जाइटेशन होती है तो वो ट्राइकास्पिड वाल्व जो है वो सही तरीके से क्लोज नहीं होती, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो भी ऊपर की तरफ आती है, उसकी बैक फ्लो होती है। एक तो वेनस फीलिंग हो रही है, एक जो है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो बैक फ्लो करके राइट एट्रियम में आ रही है, तो प्रेशर जो है वो मज़ीद इंक्रीज होती है। तो इसीलिए वी वेव जो है वो बहुत ज़्यादा इस दौरान प्रोमिनेंट होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखना है, में भी इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसके बाद लास्टली जो वाई डिसेंट वेव है, वाई वेव भी डिसेंट है इसलिए इसको हम वाई डिसेंट वेव कहते हैं। ये वेंट्रिकुलर फीलिंग की वजह से होती है। जब भी वी वेव जो है वो ख़त्म हो जाता है तो ट्राइकास्पिड वाल्व जो है उसकी ओपनिंग हो जाती है और ब्लड जो राइट एट्रियम में थी, जो बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड आई हुई थी, अब वो ट्राइकास्पिड वाल्व के खुलने की वजह से राइट वेंट्रिकल में चली जाती हैं। जब वो राइट वेंट्रिकल में चली जाती हैं तो एट्रिया के अंदर प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है, तो इसीलिए यहाँ पे वाई डिसेंट वेव जो है वो बन जाते हैं। अब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं। कार्डियक टेम्पोनाट ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो पेरिकार्डियल सेक है उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है और हार्ट की जो एक्सपेंशन होती है वो जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो उस टाइम जब कार्डियक टेम्पोनाट होता है तो उस टाइम ये वाई डिसेंट वेव जो है ये एब्सेंट होती हैं। ये क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड सेक के अंदर ज़्यादा जमा हुई है, तो इसकी वजह से हार्ट जो है वो कंप्रेस हो रहा है और हार्ट के चैम्बर्स की प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही होती। तो इससे क्या होता है, वेंट्रिकल की फिलिंग नहीं होती। जब वेंट्रिकल की फिलिंग नहीं होती तो वेनस ब्लड जो है वो बेकअप होता है और सीवीपी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ब्लड जो है वो क्विकली एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं जाती और एट्रिया के अंदर प्रेशर जो है वो कम नहीं होती, तो इसीलिए वाई डिसेंट वेव जो है वो नहीं बन पाती, वो एब्सेंट होती है। तो इसीलिए आप लोगों को याद हो कि जब भी कार्डियक टेम्पोनाट किसी पेशेंट को होता है तो उसमें इसी जो जुगुलर ट्रेसिंग है, इसकी जो वेव है, इसकी जो ट्रेसिंग है, इसमें वाई वेव जो है, वाई डिसेंट वेव, ये एब्सेंट होता है।
ये आप लोगों ने याद रखना है। मैं इसकी आप लोगों के साथ एक इमेज भी शेयर कर दूंगी कि जिसमें आप लोग सही तरीके से इसको बेटरली अंडरस्टैंड कर सके और ये चीज़ें याद रख सके, ताकि इससे अगर एमसीक्यूज़ बन जाए तो आप लोगों का जो है वो एमसीक्यूज़ ज़ाया ना हो और उसको आप लोग सॉल्व कर सके करेक्टली। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें, अब आप लोगों को डिटेल सेंट्रल वेनस लाइन हम पास करते हैं, सेंट्रल वेनस लाइन या सेंट्रल वेनस कैथेटर वो सिखाया गया है। लिखा है कि सेंट्रल वेनस कैथेटर जो है ये एक स्पेशल आईवी लाइन होता है जिसको लार्ज वेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे वेन्स हैं जो कि सेंट्रल वेनस कैथेटर के लिए यूज़ होते हैं, जिनमें शोल्डर के अंदर जो सबक्लेवियन वेन है, नेक में जो जुगुलर वेन है और ग्रोइन के अंदर जो फीमोरल वेन है, ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमनली यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे जो जुगुलर वेन है, इनमें जो इंटरनल जुगुलर वेन है उसमें जो सेंट्रल वेनस कैथेटर है वो पास किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है सबक्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। अब इसका प्रोसीजर बताया है। ये जो प्रोसीजर होता है इसको सेल्डिंगर टेक्निक कहते हैं। कोई भी ऐसा प्रोसीजर कि जिसमें ये एक रेडियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम सेल्डिंगर था, उनकी वजह से इस प्रोसीजर जो है इसको सेल्डिंगर प्रोसीजर कहा जाता है। सबसे पहले यानी आप जो है वो पंक्चर करते हैं नीडल के थ्रू, उसके बाद आप एक गाइड वायर जो है वो इंसर्ट करते हैं, फिर आप नीडल जो है उसको रिमूव करते हैं और कैथेटर जो है उसको उस गाइडिंग वायर के थ्रू उसको जो है आप कैथेटर को इंटर कर रहे होते हैं और गाइड वायर जो है उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को सेल्डिंगर टेक्निक कहा जाता है। देखिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने कैथेटर को इंसर्ट किया, कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद गाइड वायर जो है उसको आप नीडल के थ्रू पास करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, नीडल को रिमूव करते हैं और कैथेटर जो है उसको इंसर्ट करते हैं। देखिए लिखा है कि कुछ पेशेंट में सेंट्रल वेनस कैथेटर जो है उसको एल्बो के जो वेन है, एंटीक्यूबिटल वेन जिसे हम कहते हैं, उसमें भी इंटर किया जाता है, फिर उसको एडवांस करके यानी आगे ले जाके सबक्लेवियन वेन में दाखिल किया जाता है। पर्पस क्या होता है सेंट्रल वेनस लाइन इंसर्ट करने का? तो लिखा है कि ये जो स्पेशल आईवी लाइंस होते हैं जिन्हें हम सेंट्रल वेनस लाइन कहते हैं, ये उस टाइम ज़रूरत होती है जब पेशेंट के यानी पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि जिसके बॉडी के अंदर उसके आर्म्स में, लेग्स में हमें वेन नहीं मिल रही, कि हम जो मेडिकेशन करते हैं उसके लिए हमें वेन नहीं मिल रही, ऐसी कंडीशन है पेशेंट की। या फिर ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हमने पेशेंट को जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो देना है और वो हम छोटे वेन जो है उसके थ्रू नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो टीपीएन पे है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है उस पे है, तो उस टाइम हमने लार्ज वेन जो है वो सेंट्रल वेनस लाइन जो है, लार्ज वेन एक देख के उस पे सेंट्रल वेनस लाइन जो है वो पास करना होता है। तो ये दूसरी बात ये कि कुछ क्रिटिकली इल पेशेंट जो होते हैं उसमें फ्लूइड के बैलेंस को देखने के लिए भी हम सीवीपी, जैसा कि हम सीवीपी के लिए जो सेंट्रल वेनस लाइन पास करते हैं तो उस टाइम ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा राइट हार्ट की जब हम फंक्शन देख रहे होते हैं तो उस टाइम हमें ज़रूरत होती है सीवीपी की, और सीवीपी की यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर चेक करने के लिए जो हम सेंट्रल वेनस लाइन पास करते हैं उसकी ज़रूरत होती है जब हमें राइट हार्ट की जो फंक्शन है उसको देखना होता है। इसके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को बताए हैं कि ब्लीडिंग हो सकती है, ज़ाहिर सी बात है लार्ज वेन में आप दाखिल हो रहे हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो लंग्स जो है उनकी कभी कभार लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। ये रेयर है लेकिन ये इस वजह से होता है कि बंदा जो है वो सही तरीके से पास नहीं कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा नीडल को एडवांस ले जाता है, या फिर उसकी जो पोजीशनिंग है वो पुअर होती हैं, सही तरीके से पेशेंट को पोजीशन नहीं किया और उसने जो है वो सीवीपी पास किया, तो उस टाइम उसकी जो सही तरीका इस्तेमाल ना करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि लंग्स जो है वो पंक्चर हो सकते हैं और एक एयर जो है वो लीक करके प्लूरल स्पेस में आ जाती हैं, नीमोथोरिक्स होती हैं और उस वजह से क्या होता है कि लंग्स जो है वो कोलेप्स कर जाती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इस तरह का कंडीशन हो गया, लंग्स कोलेप्स कर गए और नीमोथोरिक्स बन गई, तो उस टाइम थोरेकोस्टमी ट्यूब जो है वो पास की जाती है। एक चेस्ट ट्यूब होता है, ये डिफरेंट ऑफ फ्लूइड जो है उसको भी ड्रेन करने के लिए और जब ब्लड जमा होता है उसको ड्रेन करने के लिए, एयर जमा हुई होती है उसको ड्रेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये जब इंसर्ट किया जाता है तो वो जो
जो प्लूरल स्पेस में जो एयर जमा हुई हुई है, नीमोथोरेक्स बना हुआ है, वो एयर निकल जाता है और जब वो निकल जाता है तो लंग्स जो है वो री एक्सपेंड हो सकते हैं। तो इसीलिए ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी एक रेयर लेकिन एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन जो है वो ये है कि नीमोथोरेक्स हो सकती हैं और लंग्स जो है वो कोलेप्स कर सकते हैं। आर्टीरियल पंक्चर होती है, ज़ाहिर सी बात है वेन आर्टरीज जो है वो एक साथ होते हैं, तो वेन में पंक्चर करते हुए अगर बंदा जो है वो डीप चला गया तो यहाँ पे में भी आर्टीरियल पंक्चर हो सकती है, जैसा कि जो कैरोटिड आर्टरी होता है यहाँ पे लिखा भी है कैरोटिड आर्टरी पंक्चर। देखे ज़्यादातर इस तरह होता है कि इंटरनल जुगुलर वेन में जब जो सेंट्रल वेनस लाइन है वो पास करते हैं तो उस दौरान गलती से कैरोटिड आर्टरी जो है वो पंक्चर हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की यहाँ पे एक होती है कि हो सकता है कि ब्लीडिंग हो और ब्रेन की तरफ जो ब्लड जा रही है उसमें कमी आ जाए और पेशेंट को जो है वो नुकसान हो सकता है, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। इसके अलावा लिखा है कि कार्डियक पंक्चर हो सकती है, अगर नीडल बहुत एडवांस चली गई तो कार्डियक पंक्चर हो सकती है, उसकी वजह से हीमोथोरेक्स जो है वो बन सकती है। नियर बाई हीमोथोरेक्स इसलिए बनती है कि जो इंटरकोस्टल या मेजर वेन्स होते हैं वो प्रिक हो जाए तो ब्लड जो है वो आके प्लूरल स्पेस के अंदर जमा हो सकती हैं। नीमोथोरिक्स का मैंने आप लोगों को बताया, एयर एम्बोलिज्म हो सकती है अगर एयर जो है वो चले गए ब्लड के अंदर। थ्रोम्बोसिस यानी वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं कि कैथेटर, जाहिर सी बात है कि वो एक फॉरेन बॉडी होती है तो उसके इर्द गिर्द वहाँ पे क्लॉट बन सकते हैं या फिर वेन के अंदर जो है वो क्लॉट बन सकते हैं। कार्डियक टेम्पोनाट हो सकती हैं, ज़ाहिर सी बात है कार्डियक टेम्पोनाट इसलिए होती है कि जब हार्ट की परफोरेशन हो जाती है, हार्ट एडवांस जाके हार्ट की परफोरेशन जब हो जाती है तो ब्लड जो है वो लीक करके पेरिकार्डियल सेक के अंदर आता है, वहाँ पे जमा होता है और हार्ट की जो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो फिर कंप्रोमाइज़ होती है, इस कंडीशन को हम कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं। कार्डियक इरिथमियास हो सकती है, कार्डियक इरिथमियास इसलिए होती है क्योंकि कैथेटर की जो टिप है वो मायोकार्डियम को इरिटेट करती हैं, स्पेशली जब राइट एट्रियम में ये इंसर्ट किया जाता है तो उस टाइम मायोकार्डियम जो है वो इरिटेट होती है और इस तरह हार्ट के जो रिदम है वो ख़राब हो सकते हैं, कार्डियक इरिथमियास हो सकती हैं। कैरोटिड आर्टरी की पंक्चर का मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा अगर ऐसा हो गया कि सुपीरियर वेना केवा जो है या राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल अगर इसमें इंसर्ट किया हुआ है, जो सेंट्रल वेनस लाइन है वो, इसकी वजह से यानी अगर ज़्यादा वक्त के लिए ये वहाँ पे सीवीपी जो है वो प्लेस की हुई है तो इस तरह इसकी वजह से परफोरेशन हो सकती है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन हो सकती हैं। प्लूरल इफ्यूजन इसलिए होती है कि अगर नियर बाई वेंस वगैरह अगर प्रिक हो जाए तो ब्लड जो है वो आके लंग्स के एयर के जो प्लूरल सेक होता है वहाँ पे जमा होता है, तो इस तरह प्लूरल इफ्यूजन होती है। अब यहाँ पे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एज ए नर्स, आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी जो साइंस है उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर नीमोथोरेक्स हो गया तो नीमोथोरेक्स के साइन क्या हो सकते हैं। नीमोथोरेक्स अगर हो गया तो उसमें लंग्स जो है वो कोलेप्स हो जाते हैं, तो वो सडन जो है पेशेंट को एसओबी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन होता है, ब्रीथिंग साउंड जो है उस साइड पे कम होंगे जिस साइड पे वो जो सेंट्रल वेनस लाइन है वो पास की गई है। फिर देख ले कि इसके अलावा आप लोग जो सीवीपी लाइन है उसकी पेटेंसी को देखेंगे कि वो पेटेंट है या नहीं। इसके अलावा स्टेराइल ड्रेसिंग करेंगे ताकि इन्फेक्शन जो है उनको प्रिवेंट कर सके। सीवीपी की केयर उस हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के मुताबिक आपने करना होगा। इसके अलावा जो इंडवेलिंग कैथेटर है उसके लेंथ को आपने देखना होगा। शुरू में जब इंसर्ट किया जाता है तो उसी टाइम से उसकी जो लेंथ है उसको आपने रिकॉर्ड करना होगा और देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बाहर से जो लेंथ है वो कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो अंदर जो है वो एडवांस हो रहा है, आगे जा रहा है। और अगर वो बाहर से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बाहर की तरफ आ गया है, जो जिस जगह पे हमने प्लेस किया था उस जगह पे नहीं है, यानी उसकी जो मूवमेंट होती है उसको देखने के लिए, उसकी कहीं मिसप्लेसमेंट ना हो उसको देखने के लिए उसकी जो लेंथ है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पल्स ऑक्सीमीटर और इससे आगे इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है आज के इस लेक्चर के अंदर तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इसको आगे कंटिन्यू करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।